नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको मैंने संविधान का टॉपिक शुरू किया था, पहला वीडियो जिसमें भारत संविधान का परिचय, उसमें हमने समझा था कि संविधान का क्या होता है और उसको क्यों जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ हमने उसमें यह भी जाना था कि संविधान में क्या क्या कंटेंट होते हैं, जैसे प्रस्तावना, अनुच्छेद, भाग, अनुसूची और परिशिष्ट, इनके बारे में हमने समझा था। अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आया हूं और वो टॉपिक है संविधान का जो प्रस्तावना, जो कि पहला ही टॉपिक होता है, प्रस्तावना और प्रीएम्बल। इसके बारे में हम समझेंगे। तो प्रीएम्बल को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स बातें क्लियर कर लेते हैं। हम पढ़ते हैं तो ये प्रीएम्बल का कंसेप्ट आया कहां से है कि दुनिया में अगर जब हम संविधानों को देखते हैं तो अमेरिका पहला देश था जिसने अपना लिखित संविधान बनाया था, और उस अमेरिका के संविधान में अगर पढ़ते हैं अमेरिका के संविधान को, तो अमेरिका के संविधान में यूएसए, उसमें प्रीएम्बल जोड़ी गई थी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का अगर माना जाता है कि सबसे पहली बार प्रीएम्बल किसके संविधान में लिखी गई, तो ये आइडिया भी हमने, यानी इट मींस हम कह सकते हैं कि आइडिया और प्रीएम्बल भारत के संविधान में कहां से लिया गया, यूएसए से। अब दूसरी चीज आती है कि प्रीएम्बल का जो कंटेंट है, यानी जो विषय है, विधानसभा के सामने जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में, और ये 13 दिसंबर 1945 को ये प्रस्ताव रखा गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। और इसको संविधान सभा ने पास किस डेट को किया, तो उसकी डेट भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये है 22 जनवरी 1947, एडॉप्टेड बाय सीए, मतलब संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सीए के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया। तो इसके अंदर जो बातें थी, रिपब्लिक जो वर्ड था, या डेमोक्रेटिक जो वर्ड है, या सॉवरजन जो वर्ड है, ये हमारी प्रस्तावना में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिखते हैं। कुछ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे जो वर्ड्स दिखते हैं वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव में थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो विषय है, कंटेंट है, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक मॉडिफाइड रूप है, इसी का एक संशोधित रूप हम कह सकते हैं प्रस्तावना के अंदर देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज, प्रस्तावना में जो भाषा है, जो लैंग्वेज यूज की गई है, जो बहुत ही टफ वर्ड इसमें आप देखते हैं, जनरली बहुत टिपिकल वर्ड्स हैं, तो उनको कहां से हमने इस तरह की भाषा, लैंग्वेज यूज की है, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की जब हम प्रीएम्बल देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तो उसमें इस तरह के जो टर्म है, शब्द यूज किए गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं तीसरी चीज इसमें जब आती है कि लैंग्वेज प्रीएम्बल की किस देश के संविधान से ली गई है, लैंग्वेज, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो तीन चीजें हमारी क्लियर रहनी चाहिए कि आइडिया हमने कहां से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसका जो विषय है, कंटेंट है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको नेहरू ने रखा था, और इस प्रस्ताव को बनाया था BN राव, जो संविधान सलाहकार थे, उन्होंने इसको बनाया था, लेकिन इंट्रोड्यूस नेहरू ने किया था। और तीसरा, संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से अफेक्टेड है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये तीन पॉइंट्स पहले इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है वो है कैसे दिखती है। तो उस प्रस्तावना को थोड़ा देखें, ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जनों में आप देख सकते हैं। तो पहले इसमें पहला जो वर्ड आप देख रहे हो, बी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और फिर दैट्स, सॉवरजन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, ये सारे वर्ड्स हैं। जस्टिस वर्ड यूज किया गया है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, और फिर उसके बाद एडॉप्टेड डेट बताई गई है, एडॉप्ट कब किया गया है, तो उसकी डेट दी गई है कि 26 नवंबर 1949। ये सारे जो प्रस्तावना में वर्ड दिए गए, तो उनको हम कीवर्ड्स को केयरफुली समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में हर कीवर्ड्स का एक मीनिंग कभी कभी पूछ लिया जाता है किसी कीवर्ड से जुड़ा हुआ। जैसे पूछ लेता है कि लोकतंत्र शब्द है, उसमें उसका क्या अर्थ है, सॉवरजन जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। तो उन कीवर्ड्स को जानने के लिए हम शुरुआत कर लेते हैं पहले लाइन से। इस स्लाइड में देख सकते हैं पहली लाइन को। जैसे पहली लाइन में जो बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है हिंदी में हम कहें तो हम भारत के लोग। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो हम भारत के लोग, और लास्ट लाइन को और इंडिकेट करें, इसमें लास्ट लाइन जो लिखी है तो वो है जिस डेट को हमने एडॉप्ट किया है, वो डेट यूज की गई है 26 नवंबर वाली डेट 1949, और इस दिन संविधान सभा इसको एडॉप्ट कर रही है, एडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवर सेल्फ्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये
इसका मोटे तौर पर हम कहें कि किस दिन संविधान को स्वीकार किया गया, तो वो डेट इसमें बताई गई है। तो फर्स्ट और लास्ट लाइन हमें क्या बताती है? तो पहली लाइन से आप जान सकते हैं कि ये बताता है कि पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की अथॉरिटी मींस पावर कौन देता है, तो उसको ये बी पीपल शब्द लगाने से बताना चाहते हैं कि भारत के लोग ही संविधान की शक्ति का स्रोत है। पावर ऑफ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इससे क्लियर हो जाता है। दूसरा लास्ट में एडॉप्टेड डेट कौन सी है, किस दिन स्वीकार किया, तो वो डेट क्लियर है 26 नवंबर 1949। और साथ ही विक्रम संवत में भी इसका और यूज किया गया है। अगर हम विक्रम संवत में कहें तो 57 साल इसमें ऐड कर देते हैं। विक्रम संवत और ग्रेगरी कैलेंडर में जो डिफरेंस होता है तो उसके हिसाब से तो 2006 बनता है। तो 2006 में इसको विक्रम संवत विक्रमी कहें तो 2006 के हिसाब से एडॉप्टेड डेट है। अब उसमें एडॉप्ट जो किया गया है उसके अंदर 3 कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। उनमें एक वर्ड है एडॉप्ट, दूसरा वर्ड है इनाक्ट, इनाक्ट मतलब अधिनियमित, और तीसरा वर्ड है गिव टू आवरसेल्व्स। तो जैसे अगर हिंदी में जैसे आप देख सकते हैं कि इसको आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं, तो अंगीकृत एडॉप्ट। अब यहां बात आती है कि भारतीय लोगों ने जिसको एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्टेंस वर्ड को ही एडॉप्ट कह सकते हैं। एडॉप्ट करना यानी हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी जब किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए एडॉप्ट लगा देते हैं कि हाँ हमें स्वीकार है। और फिर दूसरा चीज आती है इनाक्ट। इनाक्ट मतलब अगर हम लीगल प्रोसेस से किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं लीगली, तो उसके लिए इनाक्ट मतलब अधिनियमित। इसके लिए हिंदी में हम अधिनियमित वर्ड लगा सकते हैं, अधिनियमित वर्ड। तो यानी विधायी प्रक्रिया के माध्यम से, चूंकि संविधान एक प्रोसीजर है, विधायी प्रक्रिया के तहत बना हुआ है। और गिव टू आवरसेल्व्स यानी इसको एक तरह से समर्पित भी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय लोग इसको पुष्टि करते हैं कि हमने इसके सिद्धांतों को हम अपनाते हैं, यानी इट मींस हमने ही खुद इसको बनाया और हम ही इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये इससे क्लियर है। अगर इन तीनों वर्डों को हम देखें तो ये तीनों वर्ड ये बताते हैं कि संविधान को एडॉप्ट करने वाले लोग कौन हुए, भारत की जनता। और पहली लाइन क्या बताती है, संविधान की शक्ति का सोर्स क्या है, भारत की जनता। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट और लास्ट लाइन क्लियर होती है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे पहुंचते हैं। जो इंपॉर्टेंट इसमें कीवर्ड्स हैं तो वो ये हैं कि जैसे इसमें वर्ड यूज किए गए हैं सॉवरजिन, हिंदी में इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सॉवरजिन कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला वर्ड है सोशलिस्ट, अगला वर्ड है सेकुलर, सेकुलर मतलब पंथनिरपेक्ष, जिसको आप हिंदी में पंथनिरपेक्ष कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, ये लोकतांत्रिक वर्ड है। और नेक्स्ट आता है रिपब्लिक मतलब गणराज्य। तो अगर पहले तो एक जानना ये जरूरी है कि सीक्वेंस कैसे दिया हुआ है। इंग्लिश में अगर हम सीक्वेंस को शॉर्ट में बनाएं तो एस पहला सॉवरजिन, सोशलिस्ट दूसरा एस हुआ, सेकुलर तीसरा और डेमोक्रेटिक चौथा और पांचवा रिपब्लिक। एस ट्रिपल एस और डी आर ये सीक्वेंस है। यानी हमें याद रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला, समाजवादी दूसरा, पंथनिरपेक्ष तीसरा और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य चौथा वर्ड पांचवा। अब इसके बाद सोवरजिन वर्ड क्या बताता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं आपसे कहूं कि आप सोवरजिन हैं तो इट मींस आप फुली फ्री हैं डिसीजन लेने में विदाउट किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उसको हम सोवरजिन बोल सकते हैं कि मतलब वो बिना किसी दबाव के कोई नीड है। तो उस समय ये जो संविधान सभा के लोग बताना चाहते थे कि भारत जो है इंडिया कोई भी डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, फ्री है और विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। तो इंडिया हैज सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से डिसीजन लेने में स्वतंत्र। नो एक्सटर्नल पावर डोमिनेट इट, यानी हमें कोई भी बाहरी पावर डोमिनेट नहीं कर सकती। भले ही ये संविधान सभा ब्रिटिश के शासन के अंडर में ही बनी थी, लेकिन उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं था डिसीजन लेने में उनके द्वारा। तो इस वजह से ये लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से क्या कंट्री है, सोवरजिन। सोशलिस्ट जो वर्ड है ये एक आइडियोलॉजी, समाजवादी जिसको हम कहते हैं। तो हम कैसा पॉलिसी अपनाएंगे जिसमें समाज का हित ज्यादा हो और समाज में इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए, यानी समाज में बिना किसी भेदभाव के समानता। और ये कब आ सकती है, तो सरकार की जो सरकार है उसको ज़्यादातर क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट रोल निभाना है।
लेकिन दुनिया में ये भी था कि समाजवाद के साथ साथ एक बात और चल रहा था, वो पूंजीवाद। तो समाजवाद और पूंजीवाद, समाजवाद कहता है कि जितने भी उत्पादन वितरण के साधन हैं वो सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए और समाज में इक्वलिटी को ज़्यादा फोकस करता है। और पूंजीवाद कहता है कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ही फ्री एंड किया जाए, उनको पूरा अधिकार दिया जाए, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। लेकिन हमने चूंकि दोनों कंसेप्ट को अपनाया, समाज के हित को भी ध्यान में रखना था, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट और साथ ही साथ हमने प्राइवेट, तो इसलिए मिक्स्ड सेक्टर हमने जो अपनाया, मिक्स्ड कंसेप्ट यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। अब इसके बाद अगला वर्ड है पंथनिरपेक्ष, सेकुलर। ये जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि सेकुलर कौन सा है, सरकार कौन सी सरकार नॉन सेकुलर है, कौन सी पार्टी सेकुलर, कौन सी नॉन सेकुलर। बट ये ध्यान रखना है, संविधान कहता है कि जो सरकार होगी यानी स्टेट हैज नो रिलीजन, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी धर्मों के प्रति सरकार का जो रवैया होगा सबके प्रति समान होगा, सपोर्टिव होगा, सभी का इक्वल रिस्पेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ये बताता है कि सर्वधर्म समभाव की नीति हम इसमें अपनाते हैं। अगर हम किसी धर्म को अपना लेते तो शायद जैसे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट, वहाँ वो सेकुलर नहीं कहे जाते। भारत के राज्य का कोई भी धर्म नहीं है तो ये सेकुलर है। अब अगला वर्ड आता है लोकतंत्र। ये बताता है कि जनता के द्वारा चुना हुआ तंत्र, ऐसा तंत्र, हमारे सरकार ऐसी हो जिसमें जनता ही इलेक्ट करे और उसके मामले में फिर वो जनता के द्वारा जो अधिकार उसे दिए जाए तो वो डिसीजन ले। तो भारत में हम जानते हैं जनता के द्वारा चुना जाता है, उसके द्वारा कुछ बेसिक्स रूल्स बनाने के राइट मिलते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हमने अपनाया है, जनता रिप्रेजेंटेटिव चुनती है प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि फिर सरकार बना के डिसीजन लेते हैं। तो ये हुआ डेमोक्रेटिक। और अगला जो वर्ड है रिपब्लिकन। रिपब्लिक वर्ड क्या बताता है? हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो यहां पर इलेक्टेड होगा, मींस जनता द्वारा चुना हुआ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो किसी हेरिटरी वंशानुगत सिस्टम से नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में जैसे आप देखते होगे अभी प्रिंस चार्ल्स बने हैं और फिर उससे पहले उन एलिजाबेथ सेकेंड, और इसी तरह जापान देश है, वहाँ भी इसी तरह से हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो आमतौर पर किसी फैमिली या परिवार वंश के होते हैं। लेकिन इंडिया में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कोई भी व्यक्ति हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, इसलिए भारत को हम कहते हैं गणराज्य, राइट। तो ये 5 जो पॉइंट्स थे आपने देखे, जिनमें सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, ये बताते हैं हमारे शासन का नेचर कैसा होगा, स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट। तो ये 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है नेचर ऑफ स्टेट के बाद, फिर अगला जो वर्ड है एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान किन उद्देश्यों को पाना चाहता है, वो उद्देश्य एक बार नजर डाल लेते हैं कि इसमें वो उद्देश्यों को भी आप देख सकते हैं। मैंने 5 कैटेगरी इसकी बनाई है, 4 कैटेगरी। उनमें एक तो जस्टिस, यहां पे देख रहे होगे एक जस्टिस है, यानी ये जस्टिस वर्ड। दूसरा लिबर्टी यानी फ्रीडम, इक्वलिटी समता, फ्रेटर्निटी यानी ये बंधुता। ये 4 जो वर्ड हैं प्रिम्बल में ये यूज होते हैं, जिनको हमें क्लैरिटी के साथ क्लियर होना बहुत जरूरी है। जस्टिस मतलब सोसाइटी के अंदर एक ऐसा आधार, एक ऐसी सोसाइटी हमें बनानी है जिसमें सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के और न्याय मिले, बिना किसी भेदभाव के सोसाइटी डेवलप करे, तो उसे हम जस्टिस कहते हैं। तो उनमें संविधान की प्रिम्बल में 3 टाइप का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब समाज में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड, जेंडर्स, रिलीजन और समाज में सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार होना। इकोनॉमिक हमें यह बताता है कि आर्थिक स्तर पर समानता लाना, इट मीन्स कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए वेल्थ के आधार पर, इनकम के आधार पर। और पॉलिटिकल हमें यह बताता है कि सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के राजनीति में भागीदारी, चाहे वो चुनाव लड़ना हो, वोट डालना हो, या किसी भी पद, पब्लिक ऑफिस पोस्ट पर वो खड़े होना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पोस्ट पर, तो उसे खड़े हो सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो ये होगा जस्टिस। लिबर्टी लाइक मतलब जैसे फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो लिबर्टी 5 तरह की लिबर्टी इसमें दिखाई गई है कि जैसे थॉट, यानी अपने दिमाग में कोई भी थॉट लाना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं कि थॉट इनसाइड ऑफ द माइंड। एक्सप्रेशन, अगर उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। और बिलीफ हो गया, मान लो किसी भी धर्म के प्रति आपको
कोई भी बिलीफ है, किसी के प्रति विश्वास, फेथ करना या उपासना, ये पांचों तरह की फ्रीडम अगर आप अंदर संविधान में पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें ये स्पष्ट क्लैरिटी के साथ दी गई है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में, जिसको हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलते हैं, उसमें ये सभी अधिकार हमें मिलते हैं। इसके अलावा थॉट एक्सप्रेशन के हम पढ़ेंगे तो ये आप आर्टिकल 19 में इसको थॉट एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिलती है। तो इस तरह से ये हुआ लिबर्टी। तीसरा इक्वलिटी, समता। समता में क्या बताता है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी बिना किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार दिए हुए सभी के साथ इक्वली ट्रीट करता है। संविधान कहता है कि सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, सबको स्टेटस उनका समान, हम किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, इक्वल रखेंगे, सभी को समानता दी जाएगी। अगला आता है फेटर्निटी, बंधुता। बंधुता मीन्स ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे वाली भावना को प्रमोट करने की बात करता है। अब यहां भाईचारा दो कंसेप्ट में देख सकते हैं ब्रदरहुड को। एक डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इसमें एक व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ये भाईचारा एक लोगों के बीच यूनिटी को बढ़ावा दे, यानी सभी लोगों में एकता को बढ़ावा दे, और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और नेशन की इंटीग्रिटी को भी बनाए रखे। मींस कोई भी नेशन का हिस्सा, टेरिटरी नेशन से अलग नहीं हो। तो ये हो गए एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किन उद्देश्यों को पाना चाहता है। अब इसके बाद अगला जो इसमें आते हैं कि हम जो पूरे संविधान की जो कीवर्ड्स पढ़े, उन कीवर्ड्स का अगर एक निष्कर्ष निकालें तो वो निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें मेनली 4 इंग्रेडिएंट हैं। 4 मेन इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिले। इंग्रेडिएंट मींस मतलब उनके अवयव कौन कौन से। जैसे पहला एक इंपॉर्टेंट हमें ये पता चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हमें बी पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया से पता चलता है कि कौन है अथॉरिटी, सोर्स कौन है। नेचर ऑफ स्टेट जो हमने पढ़ा तो उसमें हमने SSS, सोवर्जिन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, और चौथा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ये हमने पढ़ा नेचर ऑफ स्टेट। एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसमें देखा कौन कौन से एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें एक तो जस्टिस है, दूसरा जस्टिस के बाद जो है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो वर्ड हैं वो बताते हैं एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट जो है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस दिन हमने संविधान को एडॉप्ट किया, तो वो डेट बताइए 26 नवंबर 1949। तो इस तरह से आपको मैंने ये कीवर्ड्स बताए, और आगे प्रिम्बल का सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा इन कीवर्ड्स के अलावा बाकी कौन कौन से सेगमेंट इसके इंपॉर्टेंट हैं। जैसे संविधान में ये बताया जाता कि ये पार्ट है या नहीं प्रिम्बल, या दूसरा इसको क्या क्या अलग अलग लोगों ने इसको नाम दिए हैं प्रिम्बल को, ये, और साथ ही एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी हम कुछ देखेंगे प्रिम्बल से।